नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो डेली हम लोग जनसत्ता संपादकीय देख रहे हैं, उसी के तहत आज का टॉपिक है बदहाली से उबर नहीं पा रही किसानी। उसके पहले कल्पमेधा में देख लेते हैं कि अपना नाम सदा कायम रखने के लिए मनुष्य बड़े से बड़ा जोखिम उठाने, धन खर्च करने, हर तरह के कष्ट सहने और यहाँ तक कि मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। कौन कह रहे हैं? तो सुकरात ने कहे हैं। आगे देखते हैं क्या है। तो बता दें कि जो हम लोगों को निबंध जो लिखना रहेगा, आर ओ चाहे यूपीपीसीएस हो तो यूपीपीसीएस में 700 शब्दों में लिखना रहता है, वही आर ओ में 600 शब्दों में लिखना रहेगा। तो जो खंड क एक आता है तो उसमें साहित्य और समाज से संबंधित रहता है। वही खंड ख में बता देंगे, खंड ख में लिखने के लिए आता है जैसे कि 3 सेक्शन है, उसमें विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी है। फिर उसके बाद से क्या है, पहला तो विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी हो गया, दूसरा आपका आर्थिक क्षेत्र हो गया और तीसरा हो जाता है कृषि, उद्योग, व्यापार। तो भारतीय किसान से लेकर के निबंध हमेशा से आया रहा है और ये इजी भी होता है। एक बार आप तैयार कर लिए तो निबंध लेखन में अच्छा हो जाता है, निबंध अच्छे से लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है किसानों के लिए क्या क्या समस्या है। उसके पहले बताना चाहूँगा कि देखा जाए तो कुल कृषि क्षेत्र में देश की कुल जीडीपी में क्या योगदान है भारत का, तो 14% योगदान है। कितना है? तो 14% योगदान है देता है कृषि क्षेत्र में। देश की कुल जीडीपी में 14% का योगदान देता है। वही बता दें कि थोड़ा सा पीछे देखें तो आज़ादी के समय में क्या होता था, 1950-51 के लगभग, तो कुल जीडीपी में भारत का क्या था, तो 59% हिस्सा था। कुल जीडीपी में कितना हिस्सा था, तो 59% था। वही क्या है, तो देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो कृषि क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कृषि क्षेत्र होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन क्या हो रहा है कि अब लगातार गिरावट आ रहा है। वही बता दें कि अब वही विकसित देशों में तुलना किया जाए तो विकसित देशों की तुलना में भारत की कुल आबादी का 54.6% क्या है, कृषि क्षेत्र में योगदान देता है। जो भारतीय जो आबादी है कुल 54.6% योगदान कृषि क्षेत्र में देता है। तो ये सब आंकड़े थे, थोड़ा सा आप लोगों को बताएं। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। किसानों के सामने हमेशा से संकट बना रहता है। प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से फसल बर्बाद हो गई तो खेती के लिए कर्ज न चुका पाने के कारण किसानों के सामने रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। तो एक हमको कहावत याद आ गई कि क्या है, हलाल ए रोजी का हाल किसान से पूछो। ये आप लोग निबंध में लिख सकते हैं कि हलाल ए रोजी का हाल किसान से पूछो, पसीना बनकर बदन से क्या होता है, पसीना बनकर बदन से लहू निकलता है। ये आप लोग निबंध में लिख सकते हैं, कोट से कोटेशन से शुरू कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों को सुनाते हैं, एक कोट हमको याद आ गया। क्या है, तो यह है कि हलाल ए रोजी का हाल किसान से पूछो, पसीना बनकर बदन से क्या होता है, तो लहू निकलता है। तो आप लोग ये निबंध में प्रयोग कर सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, एक और कोटेशन है कि मौत तो यूं ही नाम से बदनाम है, असल तकलीफ तो ज़िंदगी देती है। ये भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं इसमें। जो कृषि से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो निबंध लेखन में खंड ख में जो आएगा, जो तीसरा टॉपिक रहता है कृषि, उद्योग और व्यापार से, तो इसमें आप लोग एक निबंध लिख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसान की हालत देखकर देश के विकास संबंधी दावे क्या होते हैं, तो बेमानी लगते हैं। इसका बड़ा कारण है कि सरकारों को किसानों पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया गया। इस समय लोकसभा चुनाव की सरगर्मी है। हर दल ने अपने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए ढेरों वादे किए हैं, मगर दूसरी तरफ हकीकत यह है कि किसान अपनी मांग लेकर क्या कर रहे हैं, तो आंदोलन कर रहे हैं, रोड सड़कों पर खड़े रहते हैं हमेशा। आगे देखते हैं। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने का वचन दिया था। जैसा कि आप लोगों को एमएसपी पता ही होगा, काफ़ी कुछ इस पे आंदोलन चला, मगर वादे केवल वादे बनकर रह गए। हमारे देश में अब भी किसानों की औसत आय इतनी कम है कि उससे उनका भरण पोषण नहीं हो पाता। विडंबना है कि भारत में अन्नदाता की आमदनी सरकारी विभाग के मामूली कर्मचारी से भी कम है।
सरकार की तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद देश के किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। उनकी इस बदहाली के पीछे कहीं न कहीं सरकारी नीतियाँ ही क्या है तो जिम्मेदार हैं। जहाँ कृषि कभी देश के विकास की क्या है तो मुख्य धारा का मानक समझा ही नहीं गया। बीज, खाद, कीटनाशक आदि के नाम पर छिटपुट सब्सिडी और कृषि ऋण के अलावा किसानों के लिए आज भी कोई विशेष सरकारी सुविधा नहीं है। यही वजह है कि किसानों के सामने हमेशा संकट बना रहता है। प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से फसल बर्बाद हो गई तो खेती के लिए लिया गया कर्ज न चुका पाने के कारण किसानों के सामने रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। फिर भी उनकी निराशा आत्महत्या तक ले जाती है। यही ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन भी आफत का कारण बन जाता है, क्योंकि तब फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और उन्हें आने पौने दामों में बेचना पड़ता है। अगर उत्पादन अधिक हो जाए तो भी सरकार किसी न किसी बात को रोने लगती है और कम रहने पर तब भी रोती है। तो एक कहावत याद है गई हमको कि आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत यहाँ पे चरितार्थ होती है। भारत में तकरीबन क्या है तो 60% आबादी किस पर तो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। भारत में तकरीबन 60% आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इसलिए देश में कृषि और किसानों की भूमिका से कोई सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती। जहाँ तक कृषि सुधारों का प्रश्न है, देश के किसानों समेत सभी सरोकार रखने वाले पक्ष इस बात पर एकमत हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति में तुरंत सुधार हो। देश की राजनीति को किसानों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। इसके लिए किसानों और राजनीतिक पार्टियां दोनों को ही अपनी दृष्टिकोण बदलना होगा। दुर्भाग्यवश किसानों को मात्र एक वोट बैंक के रूप में देखा जाता है और किसानों की विडंबना यह है कि आसानी से क्या होता है तो आसानी से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। इसके चलते क्या है किसान राजनीति में गौड़ हो जाता है। इसके लिए सभी को राष्ट्र हित में अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता है। किसान मात्र वोट बैंक से कहीं अधिक भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है, जिनका विकास राष्ट्रीय संपन्नता का आधार है। इसलिए राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर सभी को खेती किसानी हकीकत से रूबरू होना होगा। उनके हालात सुधारने के लिए राजनीति से बाहर आकर फैसले करने होंगे। यही ठीक है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। पिछले 2 दशक में जो भी सरकारें आई उन्होंने कृषि क्षेत्र पर उचित ध्यान नहीं दिया। बेशक कृषि क्षेत्र के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं देख लेते हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन, कौन कौन सी योजना है तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसी कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन सही तरीके से क्रियान्वयन न होने की वजह से किसानों को उनकी जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। इससे भी बड़ी विडंबना है कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में 100 किसानों को क्या है तो पता तक नहीं है। इसके बारे में क्या है तो यानी कागज पर योजनाएं तो हैं लेकिन किसानों की पहुंच से दूर है। अक्सर यह बात कही जाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या है सब चमकदार अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, मगर चमकदार अर्थव्यवस्था किसानों की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। इस सच्चाई को कैसे सरकार स्वीकार करना नहीं चाहेगी। भले ऊंची विकास दर अर्थव्यवस्था की गतिशीलता का पैमाना हो, मगर खाद्य असुरक्षा को लेकर कृषि प्रधान देश की ऐसी दुर्दशा निश्चित ही गंभीर बात है। वहीं दूसरी तरफ क्या है तो देश की आबादी 41 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। तो देश की अब आबादी कितनी हो चुकी है तो देश की आबादी 1 अरब 41 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। मिलेनियम प्रोजेक्ट की रपट में कहा गया है कि 2040 तक भारत की आबादी लगभग 1 अरब 57 करोड़ हो जाएगी। किसके द्वारा तो मिलेनियम प्रोजेक्ट के द्वारा क्या कहा गया है कि भारत की आबादी क्या होगा 2040 तक तो 1 अरब 57 करोड़ हो जाएगी। ऐसे में सभी को भोजन उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कृषि क्षेत्र जितना घोर संकट में फंसा हुआ है उसका एक बड़ा कारण किसानों का खेती से होता मोहभंग है। किसान कितने मुश्किल से गुजर रहे हैं वह जानते हैं और जानने के लिए किसी अध्ययन का शोध की जरूरत सरकार को नहीं होनी चाहिए। वर्षों से देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें आती रहती हैं, तो दूसरी तरफ तेजी से खेती से गुम खो रहे लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इन हालात में खासकर जबकि बेलगाम आबादी के लिए मंडराते खाद्यान्न संकट के मद्देनजर सरकार एक और
हरित क्रांति की ज़रूरत पर जोर दे रही है। अगर भारतीय कृषि और किसानों को गहरे संघर्ष से उबारना है तो कुछ बड़े और कड़े फैसले सरकार को करने पड़ेंगे। भले पिछले दशक में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण चाहे ही जितना इजाफा किया गया हो, पर आज भी छोटे और सीमांत किसान अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए सेठ साहूकारों की भी मदद लेते हैं। ऐसे में लगता है कि बैंकों की ऋण सुविधाओं का अधिकतर लाभ वही किससे उठा पा रहे हैं जो कर्ज चुकाने की स्थिति में है। अगर किसानों को खेती से लाभ दिलाने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर गंभीरता से विचार न किया गया तो स्थिति क्या हो जाएगा तो भयानक हो सकती है। साफ है, खेती में बढ़ने और उचित मूल्य न मिलने से देश के किसानों की माली हालत ठीक नहीं है। इसलिए खेती किसानों के लिए लाभप्रद व्यवसाय नहीं रह गई है और खेती से मुंह भंग के कारण वे लगातार वैकल्पिक रोजगार तलाश रहे हैं। अगर किसानों और कृषि के प्रति संजीदगी नहीं दिखाई गई तो वह दिन भी दूर नहीं जब हम खाद्य असुरक्षा की तरफ तेजी से बढ़ जाएंगे। आयातित अनाज के भरोसे खाद्य सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। साथ ही इस देश के किसानों को आर्थिक उदारवाद के समर्थकों की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अगर देश की हालत सुधारनी है और गरीबी मिटानी है तो कृषि क्षेत्र की हालत सुधारनी सबसे जरूरी है। इसके बिना देश का विकास क्या होगा? कृषि के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। बेशक कृषि क्षेत्र के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई, लेकिन उनका क्या है तो क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसी कई योजनाएं क्या है तो चल रही हैं, लेकिन सही तरीके से क्रियान्वयन न होने की वजह से किसानों को उनका जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। इससे भी बड़ी विडंबना है कि सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं के बारे में तो किसानों को पता तक नहीं है, यानी कागज पर योजनाएं तो हैं लेकिन किसानों की पहुंच से दूर है। तो आज का लेख में क्या था तो किसानों की समस्या थी और सरकार उसके लिए क्या कर रही है, ये सब बताया गया। योजनाएं कौन कौन सी शुरू हुई हैं और क्या क्या करना चाहिए। तो ये देखा जाए तो निबंध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।